गुड इवनिंग एवरीवन। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? डिमांड चैप्टर शुरू किए थे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 था। आज सबसे पहले हम लोग डिमांड चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, और उसके बाद आज हम लोग आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग 2-3 टॉपिक छोटा छोटा ही पढ़े थे डिमांड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ डिमांड, उसके बाद हमारा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, और आखिरी में हम लोग पढ़े थे 2 पॉइंट, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन सा 2 पॉइंट? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बस लास्ट क्लास में हम टोटल इतना टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक रिवीजन। डिमांड क्या होता है? डिमांड डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए 5 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या क्या 5 कंडीशन? सबसे पहला एक डिजायर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी स्पेसिफाइड होना चाहिए। तीसरा प्राइस स्पेसिफाइड होना चाहिए। उसके बाद वांट होना चाहिए, मतलब एबिलिटी एंड विलिंगनेस दोनों होना चाहिए। एबिलिटी क्या होता है? किसी सामान को खरीद पाने के लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए, मतलब वो सामान को अफोर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ मीन्स होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई और चीज हो, ठीक है। हमको कोई भी सामान को खरीदने के लिए, उसको अफोर्ड करने के लिए कुछ मीन्स का होना जरूरी है। वो किसी भी तरीके से मीन्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विलिंगनेस होना चाहिए। पैसा है, खरीदने का मन भी है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं, तो हम लोग को बोलेंगे डिजायर तो है, एबिलिटी भी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है वहां पे। बहुत बार ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, खरीदने का कोई सामान मन होता है, डिजायर भी होता है, खरीदने का डिजायर होता है, एबिलिटी भी होता है, पॉकेट में पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी हम कोई सामान को नहीं खरीदते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं हमारा विलिंगनेस नहीं है उस पैसे को खर्च करके सामान को खरीदने का, ठीक है। उसके बाद आखिरी में और 2 छोटे छोटे कंडीशन, प्राइस स्पेसिफाइड होना चाहिए, और लास्ट में विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है ये नहीं बताया, तो जब भी तुम मेरे से पूछ रहे हो मैं बोल रहा हूँ हाँ खरीदेंगे, कुछ दिन में खरीदेंगे, फिर तुम जब पूछे मैं फिर बोला हाँ कुछ दिन में खरीदेंगे, तो इसको हम लोग इफेक्टिव डिमांड नहीं बोलेंगे। तो इफेक्टिव डिमांड, डिमांड का डेफिनेशन क्या हो गया? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी डेट अ कंज्यूमर, एक तो पहली बात क्वांटिटी स्पेसिफाइड होना चाहिए, दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, विलिंगनेस होना चाहिए सामान को खरीदने का, एबिलिटी होना चाहिए मतलब पॉकेट में पैसा होना चाहिए इसको खरीदने का, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, मतलब पॉसिबल प्राइस भी इसमें हम लोग बता देंगे। अब ईच पॉसिबल प्राइस क्या है, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे सिलेबस में तुमको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझो कि प्राइस स्पेसिफाइड होना चाहिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो जब ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं डिमांड इज इफेक्टिव, और हम बोलते हैं हाँ इस प्रोडक्ट का डिमांड है अब मार्केट में। जब इस प्रकार के लोग जो ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो लोग किसी प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिव में अगर ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिए, तब हम उनका जो डिमांड है उसको कंसिडर करेंगे एज अ इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? चलो अब आते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? किसी एक आदमी का डिमांड, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक आदमी, सिंगल कस्टमर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जब हम किसी ग्रुप ऑफ कस्टमर का या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सभी लोगों का टोटल करके स्टडी करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्लियर है? एक पर्टिकुलर मार्केट में, चाहे वो मार्केट कोई एक एरिया वाइज हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, या फिर टाइम पीरियड वाइज हो सकता है, दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, इस प्रकार से मंथ वाइज हो सकता है, ईयर वाइज हो सकता है, तो वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। एक सिंगल कस्टमर का इंडिविजुअल डिमांड, मल्टीपल कस्टमर का, एक पर्टिकुलर मार्केट में मल्टीपल कस्टमर का, मतलब सभी लोगों का ऐड करके अगर हम देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है क्या।
तुम एक बिजनेस खोले किसी भी प्रोडक्ट का, मान लो तुम एक बिजनेस खोले, क्या बेचोगे बताओ? साइकिल बेचोगे तुम लोग, ठीक है, तुम्हारा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अब बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कैसा बनेगा साइकिल? यहां से इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे सीड बनेगा, ये है साइकिल, ठीक है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का तुम्हारा बिजनेस है। और अब बताओ इस बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए तुमको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि कौन कौन सा वो फैक्टर्स है, या कौन कौन सा वो फैक्टर्स है, जो कौन कौन सा वो फैक्टर्स है जिसके वजह से या तो डिमांड ऊपर जाएगा या तो डिमांड नीचे जाएगा। तुमको अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा वो सारा फैक्टर्स जिसके वजह से डिमांड या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो सोचो तुम बिजनेस अच्छे से चला पाओगे या नहीं पाओगे? ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वही होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हम लोग वो पढ़ते हैं कि हमारे बिजनेस में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ऊपर जा रहा है तो हमको स्पीड से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को। और अगर नीचे जा रहा है तो हमको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हमको ये पता लगाना जरूरी है ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड या तो ऊपर जाएगा या तो डिमांड नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब ये फैक्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर। कल लास्ट क्लास में हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन सा 2 पॉइंट? एक तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, एक तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, और दूसरा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले बात करें प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी का, तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो सिंपल सा बात है, डिमांड क्या होगा? बोलो। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड क्या होगा? किसी भी प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होता है? नीचे जाता है। तो यहां पे क्या होगा? प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड हमारा क्या होगा? नीचे आएगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे जाएगा, मतलब प्राइस अगर कम होगा, तो डिमांड क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, डिमांड बढ़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, तुम इस प्रकार से नहीं सोच सकते मैं प्राइस के साथ डिमांड को देखा। पहले क्या चेंज हुआ? प्राइस चेंज हुआ। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा। तो पहले कौन चेंज हुआ? फर्स्ट कौन चेंज हुआ? आउट ऑफ प्राइस एंड डिमांड में फर्स्ट चेंजेस किसका आया? ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट कौन चेंज हुआ? फर्स्ट प्राइस चेंज हुआ या डिमांड चेंज हुआ? कौन चेंज हुआ फर्स्ट? फर्स्ट प्राइस चेंज हुआ। उसके बाद ये क्या किया? उसको फॉलो किया, या तो सेम डायरेक्शन में या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्राइस पहले चेंज हो रहा है, डिमांड बाद में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें, पहले अगर हम डिमांड को चेंज करें, पहले अगर हम डिमांड को चेंज करें तो सोचो तो क्या ये सही रहेगा? डिमांड जब क्या होता है? बढ़ता है, तो प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस भी कम हो जाता है। तो अगर हम पहले डिमांड को चेंज कर दें तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इसके कंपैरिजन में ऑपोजिट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन आएगा यहां पे, इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशन, और इसको हम लिखेंगे इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पहला वाला है, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। हमारे सिलेबस में हमेशा पहले प्राइस चेंज होता है। हमारे सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है उसमें कभी भी पहले डिमांड चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमको हमेशा क्या लेके चलना है? पहला वाला लेके चलना है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट की बात करूं तो, अगर मैं ये वाले की बात करूं तो डिमांड अगर बढ़ जाता है पहले किसी भी रीजन से, तो प्राइस भी उसका बढ़ जाता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में सबको पता ही है क्या हुआ, डिमांड अगर कम हो जाता है तो प्राइस भी कम हो जाता है। ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन पे कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी।
हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे और जो भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वो सारा केस नंबर 1 से रिलेटेड है। ये है केस नंबर 1 और इसी से रिलेटेड है। ये वाला कभी भी हमारा ना तो एग्जाम में आएगा ना हमको कहीं पे पूछा जाएगा। सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए तुम लोग ये समझ के रख सकते हो कि अगर पहले डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, अगर डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस भी कम हो जाता है। क्लियर है? चलें आगे। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है, सेकंड वाला सिर्फ जनरल नॉलेज है, जी के। पहला वाला लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर है, हमको नोट्स भी पहले वाले का ही बनाना है और पढ़ना भी एग्जाम का टाइम सिर्फ पहला वाला है। सेकंड वाला हमारा सिर्फ जनरल नॉलेज है। ठीक है, चलो आगे। प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या होता है इनकम के साथ, बताओ? अगर इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, पॉकेट में ज्यादा पैसा तो ज्यादा खर्चे, अगर पैसा ज्यादा आएगा तो खर्चे भी हम ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। ये तो सबको पता है, लेकिन अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें करूंगा। ये ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये ऐसा ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ केसेस है, नॉट ऑलवेज। इसमें दो प्रकार का कंडीशन लग जाता है। क्या क्या दो प्रकार का कंडीशन? अगर नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है। अब ये क्या होता है नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स? देखना, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घर के अंदर में, जिसके पॉकेट में पैसा है वो नॉर्मली वो सामान को खरीदता है। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम लोग सिर्फ, मतलब ये पुअर क्वालिटी का सामान होता है। पुअर क्वालिटी के सामान को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। लेकिन बाकी जो नॉर्मल क्वालिटी का होता है, नॉर्मल क्वालिटी का, ये क्या होता है नॉर्मल गुड्स होता है। कोई कोई सामान का देखना बहुत सारा क्वालिटी आता है। अगर तुम दाल चावल की बात करो तो चावल में अच्छे क्वालिटी के चावल आते हैं, एवरेज क्वालिटी के चावल आते हैं, और एक बहुत ही खराब क्वालिटी का सामान आता है। ऐसे हर एक प्रोडक्ट में होता है, अच्छा क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लोएस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो जो लोएस्ट क्वालिटी का सामान होता है वो क्या होता है इंफीरियर गुड्स के अंदर में आता है। अब ये सबके हिसाब से अलग अलग है। मेरे हिसाब से हो सकता है 100 रुपए पर केजी वाला चावल इंफीरियर हो, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है 1000 केजी रुपए वाला चावल इंफीरियर हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में कि कौन सा गुड्स किसके लिए इंफीरियर है और कौन सा गुड्स किसके लिए नॉर्मल है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर तुम बोलोगे यहाँ पे सर नॉर्मल गुड्स का एक एग्जाम्पल लिख दो, इसका एक एग्जाम्पल लिख दो, तो हम लोग इसको लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके लिए इंफीरियर क्वालिटी क्या है और सुपीरियर क्वालिटी क्या है। क्लियर है? यस, अंबानी के लिए हो सकता है 10 लाख रुपए वाला कार, वो गाड़ी की बात करें अगर, तो अंबानी के लिए 10 लाख रुपए वाला मारुति का कार उसके लिए इंफीरियर क्वालिटी का हो सकता है। लेकिन आम आदमी के लिए 10 लाख रुपए का कार बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसमें हम लोग कोई जनरल एग्जाम्पल नहीं लिख सकते कि यहाँ मैं लिख दूंगा ऑडी कार और यहाँ पे लिख दूंगा मैं मारुति सुजुकी का कार। ऐसा हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो किसी के लिए कोई प्रोडक्ट इंफीरियर है, किसी के लिए कोई प्रोडक्ट सुपीरियर है। तो अगर तुम्हारे लिए कोई प्रोडक्ट इंफीरियर है, मान लेते हैं तुम्हारे लिए कोई प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी का है, मतलब खराब क्वालिटी का है, ठीक है, तो अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड क्या होगा? बताओ, सबको बताना है, सोच समझ के। मयंक, मयंक फिर से सोचो थोड़ा, क्या होगा? मैं बोला तुम्हारे लिए मान लो कोई प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी का है, मतलब खराब क्वालिटी का है, और तुम्हारे पॉकेट में इनकम बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा सैलरी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है तुम्हारा सैलरी, तो तुम्हारे लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? सब कोई बोले कम होगा। ऑब्वियस सा बात है, प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इनकम अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अभी हम लोग लेकिन कुछ ऑपोजिट पढ़े थे। देखो, इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के अंदर में ऐसा नहीं होता। अगर क्वालिटी खराब है प्रोडक्ट का, तुम अगर किसी प्रोडक्ट को इंफीरियर क्वालिटी का मानते हो, खराब क्वालिटी का मानते हो, तो जब तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तुम उस प्रोडक्ट का डिमांड को क्या करोगे, कम कर दोगे। जब तुम्हारा इनकम कम होगा तो उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? बोलो, क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? अंशिका, परविंदर, राजुलीन, संस्कृति, सौम्या, और सो रहे हैं बाकी? तन्वी। मैं मंडे नेक्स्ट क्लास से, जब लाइव भी शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से ट्यूसडे से तुम्हारे लिए न्यू शेड्यूल है, जिसमें 3 ऑप्शन रहेगा, लाइव, जूम एंड ऐप। उस दिन से मैं सबको फॉलो अप करूंगा, कौन रिप्लाई कर रहा है कौन रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए लग्जरी है 2-3 दिन, उसके बाद ये लग्जरी तुम्हारा खत्म होने वाला है। जो घर पे रह रह के सोने का आदत हो गया, सो सो के क्लास करने का आदत हो गया ना, वो ट्यूसडे से खत्म हो जाएगा तुम्हारा आदत। देखना सर, जैसे पहले एक आदमी 100 रुपए का राइस लेता था, अब 1000 का लेता है, तो इंफीरियर डाउन होगा ना? यस, ऑब्वियस सा बात है मयंक। देखो, तुम एक एग्जाम्पल बोले, मयंक एक एग्जाम्पल बोला कि अगर एक आदमी है, ये पहले 100 रुपए का राइस खरीदता था, 100 रुपीज पर केजी का राइस खरीदता था, अब उसका इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, कोई दूसरे ब्रांड का 1000 रुपए पर केजी का राइस खरीद रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है, सीरियसली मत ले लेना। तो ये 100 रुपए पर केजी का राइस ये पहले खरीदता था, अब उसका इनकम बहुत बढ़ गया। ठीक है, उसको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, तो उसका इनकम बहुत बढ़ गया। तो अब वो 1000 रुपए पर केजी का सामान खरीदता है, तो उसका मतलब ये इस गुड्स को क्या मानता है, इंफीरियर मानता है। और इस गुड्स को क्या मानता है, आइदर नॉर्मल और सुपीरियर मानता है। इसीलिए वो ऐसा किया कि उसका इनकम बढ़ा, तो वो इसका कंजम्पशन बंद करके इसका कंजम्पशन को बढ़ा दिया। ठीक है, वो इसको इंफीरियर मानता है, इसीलिए वो इसका कंजम्पशन को बंद कर दिया। अगर वो इस कॉमोडिटी को इंफीरियर नहीं मानता, तो वो क्या करता, 1 किलो के बदले 2 किलो खरीदता, 100 इंटू 2 पर केजी, मतलब 200 रुपीज का खरीदता, मतलब 2 किलो, उसका कंजम्पशन को इंक्रीज करता। वो उसका इंक्रीज नहीं किया कंजम्पशन को, बल्कि प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो इस प्रोडक्ट को क्या मानता है, इंफीरियर मानता है। अगर हम एक और बढ़िया एग्जांपल लें, तो एप्पल वर्सेस सैमसंग। अब बताओ, एप्पल वर्सेस सैमसंग। मान लो मेरे पॉकेट में पैसा था कितना, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ऐसे ही एग्जांपल है। ये कौन है, मैं हूं। मैं पहले जितना भी रुपए कमाता था, मैं क्या करता था, सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदता था। ठीक है, मैं सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदता था। सर, इंफीरियर गुड्स टाइम के हिसाब से चेंज होता है। यस, टाइम के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। हो सकता है आज तुम्हारे लिए मारुति सुजुकी का गाड़ी सुपीरियर गुड्स है, लेकिन मान लो तुम बहुत बड़ा, तुमको लॉटरी लग गया, कोई 200-300 करोड़ रुपए का लॉटरी लग गया, तो उसके बाद तुम बोलोगे मारुति गाड़ी कौन चलाता है, हम तो ऑडी चलाते हैं या मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम तुम्हारे लिए गुड्स क्या बन जाएगा, मारुति इंफीरियर गुड्स बन जाएगा। और तुम्हारे लिए जो प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो, ऑडी या फिर जो भी गाड़ी, वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, सुपीरियर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट टाइम के हिसाब से भी चेंज होता है और पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है। इसीलिए इसका हम एग्जाम्पल लिख नहीं सकते, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम्पल लिखें तो जनरली बाजरा को, या फिर और भी 2-4 कॉमोडिटी होते हैं, उसको हम लोग इंफीरियर मान के चलते हैं जनरली। लेकिन हो सकता है ये किसी के लिए सुपीरियर हो, किसी को बहुत पसंद हो बाजरा और उसको उसके लिए सुपीरियर हो, लेकिन हम जनरली इसको हम लोग इंफीरियर मान के चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेने ही है तो। अगर अब आते हैं सैमसंग और एप्पल के बारे में। मान लो मैं पहले सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदता था जब मेरा सैलरी बहुत कम था, मतलब छोटा मोटा अमाउंट में कमाता था। अब मान लो मैं, मेरे बहुत बड़ा लॉटरी लग गया, अब मैं क्या करता हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। अब मैं क्यों खुश हूं, अब मैं क्या बोलता हूं, ये सैमसंग के सारे फोन बेकार होते हैं, सबसे बढ़िया एप्पल। क्यों, एप्पल हैंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं सैमसंग को क्या मानता हूं, मैं सैमसंग को अब इंफीरियर मानने लगा।
पहले मेरे लिए सैमसंग ही सब कुछ था, क्योंकि मैं सैमसंग फोन ही खरीदता था, वही चलाता था, तो मैं सैमसंग फोन को इंफीरियर नहीं मानता था पहले। लेकिन जब मेरे पॉकेट में क्या आ गया, कैश आ गया, तब मैं क्या किया, शिफ्ट कर लिया कहां, एप्पल के फोन में। और अब मैं क्या कर रहा हूं, सैमसंग को इंफीरियर मानने लगा हूं। तो दो चीजों से चेंज हुआ, एक तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा है उसके वजह से, उसके हिसाब से मैं कंसिडर कर सकता हूं कौन सा गुड इंफीरियर है, कौन सा गुड सुपीरियर है। टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, आज मेरे लिए कोई गुड्स इंफीरियर है, कल मेरे लिए वो सुपीरियर हो सकता है। आज मेरे लिए कोई गुड सुपीरियर है, कल वो मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है। या फिर पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है। ये मैं था और ये मेरा फ्रेंड था मिस्टर ए, ठीक है, वो ऐसा बोलता था कि एप्पल का फोन अच्छा होता है, मेरे को लेकिन सैमसंग पसंद था, मैं बोलता था सैमसंग अच्छा होता है। तो मेरे लिए सैमसंग क्या था, सुपीरियर था, और उसके लिए एप्पल क्या था, सुपीरियर था। तो ये या तो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, या तो टाइम टू टाइम चेंज होगा, या तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा है उसके हिसाब से वो चेंज होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलें आगे। चलो अब आ जाओ इधर, अब यहां पे कुछ लिखेंगे। डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय demand for a commodity also affected by income of the consumer. However, the effect of change in income on demand depends upon the nature of the commodity. commodity किस नेचर का है? अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, और इन केस इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब आते हैं इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चले नेक्स्ट वाले पॉइंट में, दो पॉइंट हो गया हमारा, एक तो प्राइस से रिलेटेड, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 कहां है हमारा, ऊपर है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखना, आ जाओ इधर, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं और देखना, दो प्रकार का गुड्स होता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी में दो प्रकार का गुड्स होता है, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक सब्सटीट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखना सब्सटीट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें सब्सटीट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन, और क्या ले सकते हैं, सर इंफीरियर गुड्स के टाइम के हिसाब, जेल पेन, हाँ जेल पेन या इंक पेन या जेल पेन जो भी बोल लो मयंक, ठीक है। चलो दो एग्जांपल लेके चलते हैं। टी एंड कॉफी को हम सब्सटीट्यूट बोलेंगे। शाम को मेरे को मन कर रहा था चाय पीने का, लेकिन मुझे मेरा दोस्त क्या बोला, कॉफी ला के दे दिया। तो क्या मैं कॉफी पीने के बाद फिर से चाय पीऊंगा? तुमको क्या लगता है, क्या मैं कॉफी पीने के बाद फिर से चाय पीऊंगा? ऑब्वियस सा बात है, नहीं। ठीक है, अगर मुझे लिखने के लिए पेन का जरूरत था, मेरे को कुछ लिखना था, मुझे पेन का जरूरत था, मैं इंक पेन मांगा था, मुझे कोई बॉल पेन ला के दे दिया, क्या लगता है तुमको मैं इंक पेन से, बॉल पेन से लिखने के बाद फिर इंक पेन से उसको दोबारा लिखूंगा? नो, ऑब्वियस सा बात है। मतलब ये दो गुड्स ऐसे हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दोनों गुड्स एक दूसरे को का नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। मतलब अगर मुझे चाय पीने का मन है तो मैं अगर कॉफी पी लिया तो भी मेरा नीड्स क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया।
होता है बहुत सारे केस में कि उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन एक बार के लिए मेरा मन शांत हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कैसे समझेंगे? कोई भी दो गुड्स अगर इंटरचेंजेबल हैं, इंटरचेंजेबल मतलब इसके बदले वो उसके बदले ये, इस प्रकार से हम उसको अगर यूज कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब आते हैं एक बार कॉम्प्लीमेंट्री में, सब्स्टिट्यूट का और एग्जांपल लेंगे, पहले एक बार आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। टी एंड शुगर, टी एंड शुगर ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मेरे को दोनों चाहिए एक साथ। मेरे को खाली टी मिलेगा या खाली शुगर मिलेगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे या तो टी चाहिए, ये मुझे दोनों चाहिए, यहां पे मुझे ये भी चाहिए, साथ साथ में ये भी चाहिए, ठीक है। बाइक एंड पेट्रोल, खाली बाइक लेके क्या करूंगा, मुझे पेट्रोल भी चाहिए, खाली पेट्रोल लेके क्या करूंगा, मुझे बाइक भी चाहिए। तो ये दोनों गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, मतलब दोनों चाहिए हमको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो दोनों एक साथ हमको चाहिए होता है, कोई एक मिलेगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जिसमें अगर कोई एक मिल जाए, दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। फोन एंड सिम कार्ड, वेरी गुड, फोन एंड सिम कार्ड, फोन एंड चार्जर, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो, जबकि हमको दोनों गुड्स एक साथ चाहिए। पेन और इंक, पेन एंड इंक, पेन दे दिया गया हमको लेकिन उसके अंदर इंक ही नहीं है, सिर्फ इंक दे दिया गया, पेन नहीं है हमारे पास, तो पेन एंड इंक। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हमको दोनों गुड्स क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। कोई एक मिलेगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, हमको कोई एक भी मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो हमारा काम क्या होगा, हो जाएगा। इसमें से एनी वन, एनी वन, और यहां पे क्या, बोथ, दोनों चाहिए हमको, यहां पे कोई एक चाहिए। आइदर टी, आइदर कॉफी, आइदर इंक पेन, आइदर बॉल पेन। क्लियर है क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? बता दो फटाफट। यस, चलो अब आते हैं ये कैसे चेंज होता है, चलो देखते हैं ये कैसे डिपेंड करता है डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी का। डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another, एक दूसरे के जगह में जिसको हम यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनादर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वन, लाइक टी एंड कॉफी, एग्जाम्पल दिया है टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर, दोनों चाहिए हमको एक साथ, दोनों चाहिए हमको एक साथ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बोथ गुड्स एक साथ चाहिए टू सेटिस्फाई आवर वांट, लाइक टी एंड शुगर, चाय के साथ चीनी भी चाहिए वरना मजा नहीं आएगा, टी एंड शुगर। ओके मयंक, कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट क्लियर है। अब देखते हैं इसका प्राइसेस कैसे इंपैक्ट करता है। आ जाओ इधर। अब मान लेते हैं मुझे डेली शाम को चाय पीने का आदत है। डेली मैं क्या करता था, शाम को टपरी पे जाके, टपरी जानते हो ना कहाँ क्या होता है, टपरी होता है जहाँ पे वो जो अड्डा नहीं होता गच के नीचे छोटा सा, वो चाय का ठेला, जो बिस्किट चाय अड्डा, हाँ अड्डा बाजी, हाँ मयंक, चाय का टपरी होता है, ठीक है। मैं टपरी में डेली शाम को जाया करता था और मैं वहां पे शाम को 4 बजे मुझे डेली चाय पीने का मन करता था, मेरा आदत था। एक दिन क्या हुआ, चाय के दुकान वाले भैया ने, चाय ठेले वाले भैया ने मुझसे बोला कि प्राइस चाय टी का कितना था, टी का प्राइस था 10 रुपए, और वो कॉफी भी बनाता था, कॉफी का भी प्राइस था 10 रुपए, ठीक है। चाय का प्राइस था 10 रुपए, कॉफी का भी प्राइस था 10 रुपए। ये कौन थे, चाय वाले भैया थे। ये इनका क्या था, टी का स्टॉल था, वो स्टॉल में क्या कर रहे थे,
चाय बना रहे थे, ठीक है, यहां से चाय बना रहे थे। अब पहले चाय का प्राइस भी 10 रुपए था, कॉफी का प्राइस भी 10 रुपए था। मैं डेली टपरी में जाता था और मैं क्या करता था, डेली या तो चाय पी लेता था या तो कॉफी पी लेता था। कभी चाय पी लेता था, कभी कॉफी पी लेता था। एक दिन टपरी वाले भैया मेरे से बोले कि तुम तो डेली कस्टमर हो, तुम तो डेली कस्टमर हो, तुमसे क्या छुपाना, मैं अब प्राइस चेंज करने जा रहा हूं, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होगा, टी का वही 10 रुपए, कॉफी का नहीं पुसा रहा है भैया, कॉफी 20 रुपए का कर देंगे कॉफी को। टी का 10 रुपए, कॉफी का 20 रुपए। अब बताओ, मैं जब डेली चाय के ठेले पे जाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैक्सिमम दिन क्या पीऊंगा तुम्हारे हिसाब से? ऑब्वियसली टी पीऊंगा। सबको ही बोले हाँ टी पियेंगे सर, कॉफी तो नहीं पियेंगे क्योंकि जबरदस्ती का 10 रुपए भैया ने बढ़ा दिया है रेट। चाय, हाँ चाय पियेंगे सबको ही, ठीक है। मैं डेली अब चाय पीने लगा। अब तुम खुद सोचो, मैं ऐसा क्यों किया? क्या चाय का प्राइस चेंज हुआ था? चाय का पहले भी 10 का था, अब भी 10 का है। मैं पहले जो कॉफी पीता था, अब मैं कॉफी नहीं पी रहा हूं। क्यों नहीं पी रहा हूं? क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। कॉफी का प्राइस चेंज हुआ। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो टी का डिमांड बढ़ा, प्राइस किसका बढ़ा? प्राइस कॉफी का इंक्रीज हुआ। डिमांड क्या हुआ? कॉफी का डिक्रीज हुआ। ये तो हमको पता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कॉफी का। लेकिन इसके साथ साथ टी का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। टी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, टी का प्राइस नो चेंज, लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया। इसका तो प्राइस बढ़ा, इसका डिमांड कम हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हम पढ़े कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, कॉफी के केस में ठीक है सब। लेकिन टी का डिमांड क्यों बढ़ गया? टी में तो कोई चेंजेस नहीं आया, प्राइस पहले जितना था अब भी उतना है, लेकिन अचानक से टी का प्राइसेस क्या हो गया? बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया टी का। क्यों डिमांड बढ़ गया? क्योंकि उसका जो सब्सटीट्यूट गुड्स था, टी का जो सब्सटीट्यूट गुड्स था, उसका प्राइस बढ़ गया। तो अब लोग कॉफी और नहीं पी रहे हैं, कॉफी और नहीं पी रहे हैं, उसकी जगह कुछ तो पियेंगे। अगर शाम को चाय पीने का आदत है, 4 बजे कुछ गरम गरम पीने का आदत है, तो कुछ तो पियेंगे। तो जब कॉफी नहीं पियेंगे तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? टी के अंदर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टी का डिमांड क्यों बढ़ा है? टी का डिमांड टी के प्राइस के चेंज होने से नहीं बढ़ा, उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस को चेंज होने से डिमांड बढ़ा। तो जब सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाता है? बोलो, डिमांड क्या हो जाता है? सब्सटीट्यूट गुड्स का बात कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं चाय हूं, ठीक है, मेरे को चाय मान लो। मेरे सब्सटीट्यूट गुड्स का क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। तो मेरा डिमांड क्या होगा? मैं अपने डिमांड की बात कर रहा हूं। मैं किसके डिमांड की बात कर रहा हूं? ये मैं टी की डिमांड की बात कर रहा हूं। प्राइस किसका था? ये कॉफी का था। मैं अपने डिमांड की बात कर रहा हूं। मेरा डिमांड क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। एक पर्टिकुलर आंसर तो आया ही नहीं, किसी का इंक्रीज आया, किसी का डिक्रीज आया। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, अब सब बोले इंक्रीज होगा। कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड किसका इंक्रीज हुआ? टी का इंक्रीज हुआ। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है, उसका जो सब्सटीट्यूट है, उसका डिमांड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सा बात। हमारे एग्जांपल में कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का डिमांड इंक्रीज हो गया। अगर हम इसका ऑपोजिट लें, कॉफी का प्राइस कम हो गया, भैया मेरे से बोले कि ये 20 का नहीं, अब ये कितने का मिलेगा? 5 का मिलेगा। ये 20 का नहीं, अब ये 5 का मिलेगा। तो अब मैं क्या पीऊंगा? तुमको क्या लगता है? कंजूस आदमी हुई मैं, तो क्या पीऊंगा? सोचो, कॉफी पीऊंगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अब मैं डेली क्या कर रहा हूं? कॉफी पीने लग गया। तो क्या टी का डिमांड, टी का प्राइस चेंज हुआ? टी पहले भी 10 का था, अब भी 10 का है। टी पहले भी 10 का था, अब भी 10 का है। तो टी का प्राइस में क्या हो गया? नो चेंज। टी का प्राइस क्या हो गया? नो चेंज। बट
टी का डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ भाई? टी भी लाइक मेरा फायदा उठाया गया है। यस मयंक, टी प्राइस चेंज हुआ, किसका? टी का कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ प्राइस में, लेकिन टी का डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर हम इसका ऑपोजिट लिखने जाएं, अगर कॉफी का प्राइस रिड्यूस होता है तो टी का डिमांड क्या होता है? कॉफी का प्राइस रिड्यूस होता है तो टी का डिमांड रिड्यूस होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा हम दो गुड्स को लेके चलेंगे, एक का प्राइस, दूसरे का डिमांड। चाहे वो कैसे भी ले लो, टी का प्राइस ले लो, कॉफी का डिमांड ले लो, कॉफी का प्राइस ले लो, टी का डिमांड ले लो, तो हमेशा ऑल्टरनेट लेके चलेंगे। ठीक है, रिलेटेड गुड्स में एक का डिमांड, दूसरे का प्राइस। सेम प्रोडक्ट का प्राइस और डिमांड अगर स्टडी करोगे, वो तो पॉइंट नंबर 1 में आ गया। पॉइंट नंबर 1 में क्या पढ़े थे हम? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। अगर हम बात करें कि उसी कॉमोडिटी का प्राइस और डिमांड का, तो वो तो हम पॉइंट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमको यहां पे क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 में प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पढ़ना है। मतलब अगर एक का प्राइस लिए तो दूसरे का डिमांड, हमेशा ऑल्टरनेट होगा। किसी का प्राइस लेंगे, किसी का डिमांड लेंगे, चाहे वो टी का प्राइस लें, कॉफी का डिमांड लें, चाहे वो कॉफी का डिमांड लें और टी का प्राइस लें, चाहे कुछ भी कर सकते हैं हम ऑपोजिट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या सीखे हम लोग, बताओ? इसका प्राइस रिलेशन क्या होगा? क्या लिखें यहां पे? प्राइस रिलेशन क्या लिखें? डायरेक्ट, डायरेक्ट प्राइस रिलेशन, इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट प्राइस रिलेशन। तो कोटेशन में लिखो डायरेक्ट। अब कैसे? टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, इसके वजह से कॉफी का डिमांड इंक्रीज हुआ। और दूसरा केस बात करें तो हम लोग टी का प्राइस रिड्यूस हुआ तो उसके वजह से कॉफी का डिमांड भी रिड्यूस हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, रिलेशन डायरेक्ट होगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे का डिमांड कम होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ फटाफट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस क्लियर है? यस। चलें आगे, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री में चलें। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री कहां गया? कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिटा दी क्या हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री, चलो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग फिर से लिखते हैं, तो हम लोग नया स्पेस ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, देखना कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगा। हमारे पास क्या क्या सा था? टी एंड शुगर। अब खुद सोचना, खुद से सोचना एक बात, अगर टी का डिमांड बढ़ जाएगा, टी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो शुगर का डिमांड क्या होगा? शुगर का डिमांड की बात कर रहा हूं, ये क्या है? डिमांड, ये भी डिमांड किसका? शुगर का। बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। अगर टी का डिमांड बढ़ेगा तो शुगर का डिमांड भी बढ़ेगा। टी का डिमांड बढ़ गया, उसके वजह से शुगर का डिमांड भी बढ़ गया। टी का डिमांड बढ़ने से टी का प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, जो हम अभी ये लिखे हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं है। अब हमारे सिलेबस में क्या है देखना, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, किसका? टी का। टी का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या होगा? टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। टी का अगर प्राइस इंक्रीज होगा, टी का डिमांड डिक्रीज होगा। तो टी का अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो शुगर का डिमांड क्या होगा? शुगर का डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिंपल सा बात। तो क्वेश्चन हो सकता है तुमको इस प्रकार से तुमको पूछे और ये समझाने की कोशिश करे, लेकिन हमेशा सबसे पहले किसको चेंज करना? प्राइस को चेंज करना। अगर पहले डिमांड को चेंज कर दिए
तो ये ऑपोजिट वाला केस हो गया जो हम लोग पढ़े थे और बाद में डिस्कस किए कि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये वाला पार्ट हम समझेंगे अभी, ये हम लोग पहले नीचे वाला समझ के ये वाला भी समझेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट में आ जाओ। टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो गया, तो उसके वजह से शुगर का डिमांड डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं, टी का प्राइस और शुगर का डिमांड, तो क्या रिलेशन आया, इनवर्स रिलेशन आया। हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के केस में अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस को देखेंगे तो दूसरे का डिमांड को देखेंगे, अगर एक कॉमोडिटी का डिमांड को देखेंगे तो दूसरे का प्राइस को देखेंगे, ठीक है। ए मान लो ए कॉमोडिटी है और बी कॉमोडिटी है, अगर हम ए का प्राइस को देख रहे हैं तो इसका डिमांड को देखेंगे, अगर हम इसका डिमांड को देख रहे हैं तो इसका प्राइस को देखेंगे। क्लियर है। हमेशा इस प्रकार से स्टडी होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सेम गुड्स का प्राइस और डिमांड कभी भी स्टडी मत करना इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स के केस में सेम गुड्स का प्राइस और डिमांड करेंगे, तो वो तो पॉइंट नंबर 1 का डिस्कशन था, हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलो, तो अब टी का अगर मैं प्राइस को देख रहा हूं तो डिमांड किसका देखूंगा, शुगर का डिमांड को देखूंगा। क्या हो रहा है, शुगर का डिमांड कम हो रहा है। अगर मैं ऑपोजिट एग्जांपल लूं, प्राइस क्या हो गया, टी का कम हो गया, उसके वजह से इसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से शुगर का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा रिलेशन आया, एक फॉल हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी इनवर्स रिलेशन आया, ठीक है। यहां पे भी हमारा इनवर्स रिलेशन आया। टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कम होगा, उसके वजह से शुगर का डिमांड भी कम होगा। टी का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, टी का प्राइस बढ़ेगा, शुगर का डिमांड कम होगा, टी का प्राइस कम होगा, शुगर का डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, अब नोट्स पे आ जाओ, क्या लिखा है देखते हैं नोट्स पे, इधर आ जाओ। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा, प्राइस इफेक्ट, प्राइस रिलेशन। क्या होगा, प्राइस रिलेशन इनवर्स, प्राइस रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। अब जब ये इनवर्स होगा तो अगर टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसके वजह से शुगर का डिमांड क्या होगा, कम होगा। स्लैश देना, अगर टी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसके वजह से शुगर का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, लिख लिए सब। चलो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कोई कॉमोडिटी का टेस्ट एंड प्रीफर कर रहे हैं कस्टमर लोग, उसको उनका टेस्ट पसंद आ रहा है, उसको प्रीफर कर, अब सारे जनरल पॉइंट है, अब और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं बचा। टेक्निकल पॉइंट 3 ठो था, सबसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, अब बाकी जितने के जितने पॉइंट्स है सब साले ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसको कुछ याद करना भी नहीं पड़ेगा तुमको, ना तुमको उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी कस्टमर को कोई कॉमोडिटी अच्छा लगने लगा तो उसका डिमांड क्या होगा, सोचो। अगर किसी कस्टमर को कोई कॉमोडिटी बहुत पसंद आने लगा, उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा, वो उस कॉमोडिटी को प्रिफर करने लगा, तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब कोई किसी कॉमोडिटी को टेस्ट एंड प्रेफरेंस देता है या फिर वो फैशन में होता है, जैसे बीच में आया था फैशन में, क्या बताओ, बहुत ज्यादा चला था फैशन में, उसका कोई यूज नहीं था लेकिन वो फैशन था एक, क्या था, एग्जाम्पल बताओ, पता है किसी को याद है क्या आया था अभी बीच में, हर आदमी के हाथ में था वो, हर इंसान के हाथ में, मैक्सिमम के हाथ में था वो, फिगेट स्पिनर का नाम सुने हो, फिगेट स्पिनर देखे होगे, कुछ काम था इसका जिंदगी में, किसी का कोई यूज था क्या, इससे कुछ जादू निकलता था, क्या होता था, इसका कोई काम नहीं था,
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फैशन में आ गया था। आदमी पकड़ के यूं 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 घुमाता रहता था उसको, और उसके वजह से उसका डिमांड देखो कितना ज़्यादा हुआ। तो ये इसकी क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ये फैशन में आ गया, कस्टमर लोगों को अच्छा लगने लगा। हैबिट अगर कोई चीज़ का बन जाए, डेली समोसा खाने का हैबिट हो गया, तो अब सोचो क्या होगा। डेली 5 समोसा खाने का हैबिट हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। हाँ स्लाइम, हाँ ये तो एक और चीज, स्पिगेट स्पिनर, SLIME, स्लाइम नाम का क्या एक तो गंदा सा सामान आता था, ये भी लोग लेके हाथ में घूमते रहते थे, है ना। तो ये 2-3 चीज का डिमांड, कोई यूज नहीं था प्रोडक्ट का, लेकिन वो लोग जबरदस्ती बस उसको हाथ में लेके घूमते रहते थे। ठीक है। इफ अ कॉमोडिटी इज इन फैशन और प्रिफर्ड बाय द कस्टमर, देन द डिमांड फॉर सच कॉमोडिटी rise. On the other end, demand for a commodity falls if the customer have no taste for that commodity. कोई commodity का अगर taste या फैशन चेंज हो जाए तो उसका डिमांड क्या होता है? कम होता है। जैसे अभी के टाइम पे फिगेट स्पिनर का डिमांड चला गया क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गया। ठीक है, तो अब उसका और कोई डिमांड नहीं रहा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 और आज का आखिरी पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। सोचो तो, अगर तुमको कोई बोल दे कि आने वाले दिनों में किसी सामान का प्राइस बढ़ने वाला है, तो तुम अभी क्या करोगे? आज के आज तुरंत के तुरंत अभी लॉगआउट, क्लास लॉगआउट करने के बाद क्या करोगे? अगर मैं तुमको बोलूं आज से 7 दिन बाद दाल का प्राइस 100 रुपए से 1000 हो जाएगा, तुम क्या करोगे अभी बताओ? बहुत सारा खरीद लेंगे। ठीक है, क्यों सोच के खरीद लेंगे? चाहे हमारा यूज हो या ना हो, लेकिन बाद में 1000 रुपए में इसको हम लोग क्या करेंगे? बेच देंगे। ये सोच के हम लोग खरीद लेंगे। तो जब भी कस्टमर को क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है कि आने वाले दिनों में प्राइस चेंज होने वाला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने वाला है, तो उसका डिमांड आज चेंज हो जाता है। क्यों? आज प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अभी प्राइस चेंज हुआ ही नहीं है, अभी जितना था उतना का उतना है, लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा है? आने वाले दिनों में उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ने वाला है। तो वो क्या करेगा? आज खरीदना शुरू कर देगा, मतलब आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। आज प्राइस कांस्टेंट है, आज नहीं बढ़ा है प्राइस, लेकिन वो जबरदस्ती आज खरीद रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर तुमको पता चले किसी प्रोडक्ट का प्राइस आने वाले दिनों में कम होने वाला है, तो तुम क्या करोगे? एक तो नहीं खरीदेंगे, प्लस जितना होगा हमारे पॉकेट में वो भी हम बेच आएंगे, है ना। एक तो खरीदना बंद कर देंगे, प्लस जो हमारे पास स्टॉक में होगा वो भी हम जाके मार्केट में क्या करेंगे? बेच आएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? सामान को खरीद लेंगे, आज उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आज उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो, लास्ट पॉइंट क्लियर है? यस। चलो, सैनिटाइजर का डिमांड, हाँ चलो ठीक है, जिसका कोई डाउट नहीं है वो लोग लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, मंडे नेक्स्ट तुम्हारे लिए नया शेड्यूल आने वाला है, जिससे कि लाइव का ऑप्शन भी तुमको मिल जाएगा। 5 बजे से पहले सारा क्लासेस होगा। ठीक है, चलो बाय बाय। जिसका डाउट नहीं है वो लोग लॉग आउट कर दें, और जिसका डाउट है वो लोग वेट करें। ठीक है, और लाइव क्लास का टाइम आज भेज दिया जाएगा, आज या कल भेज दिया जाएगा। तन्वी, नया शेड्यूल बन रहा है सबके हिसाब से, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, और वो शेड्यूल बनने के बाद ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजा जाएगा। ठीक है, और बोलो क्या डाउट है, फटाफट बोलो। जिसका कोई डाउट नहीं है वो लोग लॉग आउट कर लें, जिसका डाउट है वो लोग डाउट पूछें। चलो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। अगर इनकेस कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय।